गुड मॉर्निंग। एक्सेल टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इसमें हमारी पहली हेडिंग है इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ अपनी गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है। यहाँ पे पर छूट गया है, लिख लीजिएगा। अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कराता है। अब जैसे देखो, कोई विद्युत अपघट पदार्थ मान लेते हैं हम, कोई विद्युत इलेक्ट्रोलिसिस पदार्थ ले लिया हम NaCl। अब हम क्या करें, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, विद्युत अपघटन कराना है। अगर NaCl में अगर हम विद्युत सप्लाई देते हैं तो NaCl दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक Na+, एक Cl-। और जो Na+ होता है वो कैथोड पे होता है और जो Cl- होता है वो एनोड पे जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी विद्युत अपघट्य में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएं तो वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब एनोड पे क्या प्रोसेस होता है? एनोड पे जो 2Cl- मिलता है उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हमारी उससे क्या निकलती है, एनोड पे क्लोरीन गैस निकलती है। और कैथोड पे क्या होता है हमारा? कैथोड पे जो सोडियम होता है वो दो इलेक्ट्रॉन निकालता है। देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ से देखो ध्यान से, दो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि यहाँ से सोडियम दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ से सोडियम बचा। अब इस सोडियम को जल से क्रिया कराएंगे तो यह सोडियम जल से क्रिया करके हमारा क्या बनाएगा, सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यहाँ मैंने लिखा है कि जलीय NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जैसे देखो, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है तथा कैथोड पर NaOH प्राप्त होता है। कैथोड पर क्या प्राप्त हो गया, NaOH प्राप्त हो गया, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अगला टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इसके दो नियम हैं। पहला नियम है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत में प्रवाहित कुल आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, ये है प्रवाहित कुल आवेश। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, जो कि पहला नियम था। इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक जड़ तुल्यांक जुड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, IT, तो M बराबर क्या आएगा, ZIT। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। ये क्या था, फर्स्ट लॉ था किसका, फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस का। अब आते हैं हम सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। इसमें ऊपर वाले में क्या था कि केवल एक ही मात्र पदार्थ था, इसमें बहुत सारे विद्युत अपघट्य हैं और सब में समान मात्रा में करंट और समान समय के लिए फ्लो कराई जाए तो उसका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा वो उसके द्रव्यमान के समानुपाती होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो यहाँ समझते हैं हम। ये दूसरा जो लिखे हैं, मान लेते हैं जो पहला है उसका द्रव्यमान M1 है, तो उसके तुल्यांकी गुणांक के समानुपाती है। दूसरा M2 दूसरे तुल्यांकी गुणांक के समानुपाती है। तो अब इन दोनों का मान लो तीसरा होता तो M3 लिखते, चौथा होता तो M4 लिखते, इस बार लिखते। अब इन दोनों को हमने क्या करा, भाग दे दिया है। तो M1 बटा M2 बराबर E1 बटा E2। M बराबर पहले इक्वेशन से क्या आएगा, ZIT। तो यहाँ पे अगर M के स्थान पे ZIT रखेंगे तो IT से IT कट जाएगा, Z1 बटा Z2 बचेगा, E1 बटा E2। तो ये हमारा हो गया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का सेकेंड लॉ। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इन्हें जब जल में घोला जाता है तो यह आयनिक होकर धन आयन तथा ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं। इस घोल में जब DC प्रवाहित की जाती है
तब धन आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तथा ऋण आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं तथा इलेक्ट्रोड के संपर्क में आकर अपना आयन इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर या स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे वाटर के साथ अगर हम साल्ट को मिलाएं तो हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। तो कोई जरूरी नहीं कि वाटर के साथ ही साल्ट मिलाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या ले लिया है, Zn को हम वाटर के साथ H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस 2 भागों में विभाजित होगा और प्लस SO4 डबल माइनस, मतलब जल से ये क्रिया करके 2 आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे और अपना आयन उस इलेक्ट्रोड को ट्रांसफर कर देंगे। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे एसिड के रूप में कौन से इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, एसिड के रूप में हमारे हैं H2SO4, HNO3, HCl। बेस के रूप में कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं, KOH, NaOH। और अगर इनऑर्गेनिक साल्ट के रूप में देखा जाए तो MgSO4, NaCl और AgNO3 और CuSO4। हम इलेक्ट्रोलाइट का आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। अब ये हमारा एक पात्र है जिसपे हमने H2SO4 और प्लस H2O का मिश्रण ले लिया है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड मैंने डाल दिए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो जैसे ही H2SO4 को जल के साथ मिला के इसमें घोलेंगे, H2SO4 हमारा 2 आयन में विभक्त हो जाएगा। किसमें किसमें, एक हो जाएगा 2H प्लस और प्लस SO4 डबल माइनस। तो ये पॉजिटिव आयन हुआ, ये नेगेटिव आयन हुआ। तो जब इसमें H प्लस आयन होगा और SO4 माइनस आयन में विभाजित हो जाएगा, तो जब हम यहाँ से DC सप्लाई यहाँ से प्रवाहित करेंगे तो SO4 जो डबल माइनस है वो किस पे आ जाएगा, वो इस पे आ जाएगा। मतलब इस पॉजिटिव पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कौन सा, किसका लेपन हो गया इस पे, SO4 का इस पे लेप लगना शुरू हो गया। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इस पे हाइड्रोजन मतलब प्लस आयन आ जाते हैं। और जैसे ही ये SO4 इधर की ओर गति करेगा और H प्लस इधर की ओर गति करेगा तो ये जो अपना आयन होता है वो किसको दे देते हैं, उस इलेक्ट्रोड को ट्रांसफर कर देते हैं। तो यही जो पूरा प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यहाँ पे किसका यूज़ कर सकते हैं, H2SO4 का या Cl का, MgSO4 का। तो बहुत सारी चीज़ें जिनका उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी आपको। धन्यवाद।